नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस श्रृंखला। ये प्रश्न हम प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको प्रैक्टिस अच्छी लग रही है, प्रश्नों का स्तर आपको अच्छा लग रहा है, तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्लास को शेयर करते रहिए। आज की क्लास में 25 प्रश्नों को देखें। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी जो बैच है वो चल रहा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र शुल्क के साथ में हम आपको बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत विस्तृत और अवधारणात्मक सरल रूप में संक्षेपीकरण में हम आपको तथ्य तैयार कराते हैं। अगर आपने हिंदी कभी नहीं पढ़ी है तो भी आप उसको पढ़ के आप आसानी से बहुत कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। परीक्षाओं की जो तैयारी है उसको बहुत जल्दी ही आप जो परीक्षा फल है उसको आप अचीव कर सकते हैं, जो आपका लक्ष्य है। इसी के साथ में डीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। प्रैक्टिस सेट में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, एकदम नवीन है। ऐसे प्रैक्टिस सेट जो टेस्ट पेपर है आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ना ही कोई सोल्व पेपर, ना ही कहीं से। ये 50 टेस्ट पेपर आपको मात्र 10 से 12 रुपये प्रति टेस्ट पेपर के अफोर्ड से पड़ जाएगा। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, डेमो टेस्ट पेपर के लिए इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे आप और डेमो टेस्ट पेपर जो है आपको दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी पेपर में प्रश्नों का स्तर अच्छा है फिर बीच में हल्का है। सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का जो स्तर है वो एक समान मानक रूप में है। मध्यम, कठिन और सरल तीनों तरह के प्रश्न जो है रखे गए हैं। प्रश्न जो है 125 प्रश्न हमारे इस टेस्ट पेपर में रहते हैं। प्रति टेस्ट पेपर में 125 प्रश्न हैं। तो चलिए बात करते हैं अब आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। आपको बताना है कि अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसका क्या नाम है। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अबहट्ट। अब इसमें आप देखेंगे जैसे कि हमने पहले पढ़ाया है। अगर आपने काव्यशास्त्र या भाषा विज्ञान नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में व्याकरण, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र ये सब क्लासेस जो हैं आपकी लगी हुई हैं रिकॉर्डेड। आप देखेंगे पहले संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अबहट्ट आती है और फिर अपभ्रंश, फिर पुरानी हिंदी इस तरह आती है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। आपको बताना है कि सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। शौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या ब्राह्मण अपभ्रंश। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सिंधी भाषा का जो जन्म हुआ है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। शौरसैनी अपभ्रंश से आप देखेंगे तो आपकी पश्चिमी हिंदी है जिसमें 5 यानी कि खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी रहती है। मागधी अपभ्रंश में आप देखेंगे तो बिहारी हिंदी यानी कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगला, उड़िया और असमिया रहती हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश में जब आप बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी रहती है। ब्राह्मण से सिंधी है, खस से पहाड़ी हिंदी है, पैसाची से आपकी पंजाबी और लहंदा है, महाराष्ट्री से मराठी हिंदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक जो अपभ्रंश है उसको किस नाम से पुकारा है। अबहट्ट, पुरानी हिंदी, अपभ्रष्ट या देशी भाषा। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा पुरानी हिंदी। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो साहित्यिक अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ रूप है, जो साहित्यिक रूप है उसको पुरानी हिंदी कहा है और इसका जो समय है इसको संक्रांति काल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों रचनाओं में कौन सी अपभ्रंश भाषा की नहीं है। पौमचर्यू, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा या चित्रावली। सीधे सीधे बात करें, अगर आपने आदिकाल हमसे पढ़ा है, इसमें जो रचना है चित्रावली ये अपभ्रंश की ना होके अवधि की है। ठीक है, किसकी है तो चित्रावली जो है उस्मान की है। चलिए, पौमचर्यू स्वयंभू की है, पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, भविष्यत कहा धनपाल की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई। आपको बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई। अनुच्छेद 373,
अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 350। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा अनुच्छेद 343 आपका सही है। आगे बात करते हैं, और 43 के भी फर्स्ट में ये दर्ज है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। जो मानक हिंदी है हमारी, मानक हिंदी की अगर यहाँ पे बात कर लें बच्चे तो खड़ी बोली, जिसमें हमारा जो साहित्य है या बाकी के जो हिंदी के कामकाज हो रहे हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो उसका एक मानक जो क्षेत्र है वो कौन सा है? हरियाणा, आगरा, हिमाचल प्रदेश या मेरठ। इसमें जो आपका सही विकल्प रहेगा वो रहेगा डी विकल्प, यानी कि मेरठ। मानक हिंदी का जो आदर्श एवं मानक क्षेत्र है वो मेरठ दिल्ली के आसपास की है। तो यहाँ पे मुरादाबाद भी खड़ी बोली का क्षेत्र है, तो यहाँ पे मेरठ की बात हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हुई है। विकल्प के अनुसार हमें चयन करना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? आपको बताना है कि इन कवियों में से कौन सा कवि अवधी भाषा का नहीं है। जायसी, कुतुबन, उस्मान, नंददास। आप सभी को बिल्कुल सही लग रहा होगा। इसमें जो आपका डी विकल्प है ये अवधी भाषा के नहीं हैं, ये ब्रज भाषा के हैं। और ब्रज भाषा के भी क्यों हैं बच्चे? क्योंकि ये सभी जो हैं पहले तीन ये आपके सूफी काव्य के हैं, और ये जो हैं आपके नंददास जी ये कृष्ण काव्य के हैं, और कृष्ण काव्य जो है वो आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। आगे बात करें अगले प्रश्न पे। डॉक्टर गिरियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? आपको बताना है जो जॉर्ज गिरियर्सन हैं उन्होंने अंतर्वेदी किसको कहा है, किस भाषा को कहा है? राजस्थानी, ब्रज भाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा ब्रज भाषा। डॉक्टर गिरियर्सन ने अंतर्वेदी जो है वो ब्रज भाषा को कहा है। आगे बात करें, और ब्रज भाषा का केंद्र आपका मथुरा ठहरता है। अगला प्रश्न है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। हिंदी और उर्दू के बीच की जो सरल भाषा है वो कौन सी कहलाती है? हिंदुस्तानी, हिंदुई, रेखता या दक्षिणी। तो हिंदी और उर्दू के बीच की जो भाषा है सरल भाषा वो हिंदुस्तानी कहलाती है। हिंदुस्तानी जो है विदेशी पुर्तगालियों ने इस शब्द को यूज़ किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। अब जो दक्षिणी राजस्थानी है उसकी प्रतिनिधि बोली कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा आपका मालवी। अगर बात कर लें तो आपके जो है पश्चिमी हिंदी में आप देखेंगे कि बीकानेरी वगैरह रहती हैं। उत्तरी 4 भागों में ये बटी हुई है, ठीक है। यहाँ पे तो जो प्रश्न है वो मालवी आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा बघेली। क्यों? क्योंकि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये जो है आपकी पश्चिमी बोली की है। बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये जो है आपकी पूर्वी हिंदी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? थोड़े से प्रश्न को घुमाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है कि अपभ्रंश और ब्रज से के योग से कौन सी भाषा बनती है? पिंगल, डिंगल, अवधी या बघेली। तो यहाँ पे बात करें बच्चे तो जो पिंगल है आपकी ब्रज और अपभ्रंश से मिलकर बनी है, और खड़ी बोली और अपभ्रंश से मिलके बनी आपकी डिंगल। अवधी और बघेली जो हैं ये अपने में अलग अलग हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है कि इन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र हाड़ौती बोली का नहीं है। कोटा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो धौलपुर होगा, क्योंकि जो आपका धौलपुर है वो
जो है आपका उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, हाड़ौती बोली का वहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? आपको बताना है कि कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी। तो कौरवी का जो संबंध है वो पश्चिमी हिंदी से है, आप सभी को पता है। पश्चिमी कौरवी जो है वो आकार बहुला बोली है, और इसी के साथ में आप देखेंगे तो कौरवी या खड़ी बोली एक ही बात होती है यहाँ पे। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू ये सब हैं आपकी। पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अब आपको याद भी हो गई होगी। राजस्थानी हिंदी की बात करेंगे तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। बिहारी हिंदी की बात करेंगे आप तो भोजपुरी, मगही, मैथिली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। कीलाक्षर, खरोष्टी, कुटिल, रोमन। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा कुटिल लिपि। सी विकल्प आपका सही है। कुटिल लिपि से जो है ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है। ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है कि उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उद्धन शिष्ट, उद्धन चिष्ट, उद्धन चिष्ट, उद्धन शिष्ट। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा उच्छिष्ट शब्द का वो होगा, जो संधि विच्छेद होगा ता और शा मिलकर। आप देखेंगे ता और शा मिलके आपके क्या हो जाएंगे, चा छा हो जाएंगे। तो आपको उच्छिष्ट चाहिए तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि आपका ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है। वांग्मय, उच्च श्रृंखल, सृष्टि और विद्यालय। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा विद्यालय। विद्याधन आलय दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? आपको बताना है कि इनमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। मुरारी, नील गगन, आजन्म, त्रिभुवन। अब आप देखेंगे त्रिभुवन की बात करें तो 3 भुवनों वाला जो भवन है। आजन्म जो जन्म यानी कि जिसका जन्म मरण ना हो। नील गगन, नीला है गगन, यानी कि यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। और मुरारी जो है ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा सर्ग है, कौन सा शब्द है जो अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अभिन्नता। अब आप समझ गए होंगे उच्चारण से ही, तो अभिन्नता जो है इसमें सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आपको इनमें संयुक्त वाक्य बताना है कौन सा है। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, या जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अब संयुक्त वाक्य के लिए आपको देखना है और, एव, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, लेकिन, परंतु, ये शब्द देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो सी विकल्प होगा। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल लाया। संयुक्त वाक्य की एक बात और होती है, वाक्य अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में क्लास डली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो कि दोनों जो वाक्य होते हैं अपने में स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि अव्यय शब्द से उनको जोड़ा जाता है। जैसे इसमें ही है, मैं कश्मीर गया था। मैं कश्मीर गया था, सीधी बात है। वहाँ से फल लाया, कहाँ से, कहीं जहाँ भी गया था वहाँ से फल लाया, तो ये आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। अंताक्षरी, सौंदर्यता, आशीर्वाद, सन्यासी।
इसमें जो आपका सही विकल्प है वो डी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें आपको अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है? पूजनीय, व्यावहारिक, उपर्युक्त, मिष्टान। इसमें जो आपका अशुद्ध शब्द है वो पहला है, यानी कि यहाँ पे पूजनीय होता है या पूज्य होता है, पूजनीय एक साथ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब इनमें आपको शुद्ध शब्द खोजना है, कौन सा है? लघुत्तर, अनुग्रहित, लब्ध प्रतिष्ठित, अभिष्ट। इसमें जो आपका शुद्ध शब्द है वो ए विकल्प है। क्या है? लघुतर। अब बात करें तो ये जो बनेगा अनुगृहित, बड़ी की मात्रा लगेगी। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, ता हट जाएगा इसमें से। और अभिष्ट जो है आपका ये शुद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? आपको बताना है आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? निपुणता को, प्रतिभा को, जीवनेच्छा को, प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान, अभ्यास को। प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान और अभ्यास को। तो इसमें दंडी ने जो काव्य हेतु माने हैं, प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान और अभ्यास, तीनों को माना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? विश्वनाथ, भरत मुनि, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ। आप बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? तो रस गंगाधर के जो रचनाकार हैं वो हैं पंडित राज जगन्नाथ। 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न चाहिए ये आप बताइएगा। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के 25 प्रश्न हम प्रतिदिन नवीन श्रृंखला लेकर आपके लिए आते हैं। अभी की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए 25 प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।